बच्चों 11th कॉमर्स कल हमने व्यवसाय क्रियाओं का वर्गीकरण किया था। आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी व्यवसाय जब स्थापित किया जाता है तो उसका स्थापित करने का उद्देश्य क्या होता है। तो व्यवसाय के उद्देश्य पढ़ेंगे, जिसमें सबसे अंतर्गत अगर पूछा जाता है कि कोई भी व्यवसाय स्थापित क्यों किया जाता है तो सबसे आएगा इसलिए किया जाता है लाभ कमाने के लिए। इसलिए क्या जाता है कोई भी व्यवसाय, जो कि सीधी सी बात है, कोई भी अगर व्यक्ति व्यवसाय स्थापित करेगा तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वह उद्देश्य होगा कि वह व्यवसाय में क्या करे, लाभ कमाए। लाभ क्यों आवश्यक होता है? लाभ निम्न कारणों से आवश्यक होता है। सबसे पहले तो ये क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की आय का स्रोत होता है। जैसे पैसा आपने पढ़ा था, रोजगार आपने पढ़ा था, तो उसमें पैसे में क्या था, व्यक्ति की फीस जो थी वो आय का स्रोत थी। अगर वो सेवाएं दे रहा है तो उसका आय का स्रोत थी। इसी तरह से जब वह रोजगार कर रहा था, नौकरी में जो सैलरी आई थी वो उसकी आय का स्रोत थी। तो यहाँ पर भी किसी भी व्यापारी के लिए जो आय का स्रोत होता है वह लाभ ही होता है, क्योंकि वह उसको जो भी प्रतिदिन को जो खर्चे निकालता है वह इसके द्वारा ही निकालता है। फिर आवश्यक वित्त का स्रोत, एक व्यवसाय जब व्यापार करता है तो जब उसके पास लाभ होता है तो वह लाभ से अपने खर्चों को पूरा कर सकता है, अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा कर सकता है। फिर जब वह लाभ कमा लेता है तो मान लीजिए व्यवसाय को चलाने के लिए दिन प्रतिदिन के खर्चे का जो होते हैं उन सबको करने के लिए उसे वित्त की आवश्यकता होती है, तो वह लाभ ही होता है जो कि वह उसका वित्त बनता है। लाभों को ही जब उसको लाभ होते रहते हैं तो अपनी मूलभूत आवश्यकता या अपने खर्चे निकाल कर जो लाभ होता है उस लाभ को संचय के रूप में अपने पास रखता है, और जब भी आवश्यकता पड़ती है व्यवसाय में तो वहीं से वह उसको प्राप्त करता है या वित्त को लाभ से ही प्राप्त करता है। फिर आता है कुशल कार्यशैली का दौर। जिस संस्था में जितना अधिक लाभ होगा उतना ही उस संस्था को अच्छा माना जाएगा। ये संस्था क्या कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, ये संस्था प्रोग्रेस कर रही है, क्योंकि इसके जो लाभ का ग्राफ है, किसी भी व्यवसाय की जो स्थिति होती है उसका आंकलन किया जाता है। प्रगति या जो अच्छी होती है या उसका जो खाते होते हैं, आर्थिक स्थिति जो होती है उसका जो पता लगाया जाता है, आर्थिक स्थिति का पता लाभ के द्वारा ही लगाया जाता है। अगर व्यापार की लाभ का ग्राफ ऊपर जा रहा होता है तो इट मींस यह है कि उस व्यवसाय की या उस संस्था की आर्थिक स्थिति अच्छी है, और अगर यही ग्राफ नीचे जा रहा होता है तो कहा जाता है कि संस्था की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो आर्थिक स्थिति का जो मूल्यांकन किया जाता है वह लाभ के आधार पर ही किया जाता है। दूसरा, समाज द्वारा स्वीकार होती है। अगर किसी संस्था को लगातार लाभ हो रहा है तो इसका मतलब उसके उत्पादों को पसंद किया जा रहा है, ग्राहक उसके उत्पाद से संतुष्ट है, तभी वो क्या हो रहा है, बार-बार दिख रहा है, उस व्यक्ति को लाभ हो रहा है। इसका मतलब समाज ने उसको क्या कर दिया है, स्वीकार कर लिया है। फिर आता है व्यवसायिक इकाई की प्रतिष्ठा। गुडविल, गुडविल कब होगी, जब उसकी संस्था का लाभ का ग्राफ ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है कि उस संस्था की क्या है, प्रतिष्ठा अच्छी है, क्योंकि वह अधिक से अधिक लाभ कमाने की स्थिति में है। तो निम्न कारणों की वजह से किसी भी संस्था के लिए लाभ कमाना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन आज के जो युग में, आज का जो आधुनिक युग है, इस आधुनिक युग में व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है। लाभ कमाने के साथ साथ उसके उद्देश्य कुछ और बढ़ गए, क्योंकि आधुनिक व्यवसाय है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। अब ग्राहक, क्योंकि ये जो बाजार हो चुका है, अभी का बाजार जो हो चुका है वो क्रेता बाजार हो चुका है, और यहाँ पर प्रतिस्पर्धा भी बहुत बढ़ गई है। तो सिर्फ एक लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य है, लेकिन सभी संस्थाओं को पता है कि सिर्फ एक इस उद्देश्य के कारण हम समाज में स्थापित नहीं हो सकते, लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। इसके साथ साथ इसके कुछ और उद्देश्य होते हैं जिन उद्देश्यों को भी प्राप्त करना इसके लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। अब वो उद्देश्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है बाजार की स्थिति। बाजार की स्थिति कैसी है, बाजार में कौन सी वस्तु की मांग है, उन सबका पता लगाना और उसी के अनुसार अपने उत्पाद का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना। पहले जब औद्योगिक क्रांति 1991 थी उस समय प्रतिस्पर्धा का स्तर कम था, एक क्षेत्र में ही होती थी, तो निर्माता जो भी वस्तु बनाता था वो बिक जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब अगर आप बाजार में जाते हो तो आपको एक ही उत्पाद के आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। वही उत्पाद आपको अलग अलग कंपनी के नामों से अलग अलग गुण लिए हुए मिल जाएगा, तो उन सब से अपने उत्पाद को अलग
यह व्यवसाय का उद्देश्य हो गया है, क्योंकि अगर वह जैसा उत्पाद बना रहे, अन्य कंपनियां भी वैसा ही उत्पाद बनाती है, वह उससे अलग नहीं है, उसकी मूल्य भी अगर बराबर ही है, तो हो सकता है व्यक्ति उस उत्पाद की तरफ भी चला जाए। तो व्यवसाय का उद्देश्य हो गया है कि अगर उसे बाजार में रहना है तो उसे बाजार की स्थिति का पता लगाना पड़ेगा। नवप्रवर्तन, अपने उत्पाद में नए नए परिवर्तन लाने होंगे। नवप्रवर्तन का आशय है नए नए विचारों से या नए नए परिवर्तन से। तो एक व्यवसाय को पता है कि अगर उसे समाज में रहना है, व्यवसाय जगत में रहना है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, तो अपने उत्पाद में निरंतर नए नए परिवर्तन लाने होंगे, क्योंकि ग्राहक जो होता है या मनुष्य जो होता है वह परिवर्तन चाहता है। उसकी जो रुचि होती है वो परिवर्तन में होती है, वो हमेशा अन्य दूसरी चीज, नई चीज की ओर तरफ आकर्षित होता है। तो एक व्यवसाय का भी यह उद्देश्य हो गया है कि अब वह अपने उत्पाद में निरंतर नए नए परिवर्तन लेकर आता रहे, जिससे कि व्यवसाय को आसानी से स्थित अपने अस्तित्व में रह सके। फिर आती है उत्पादकता, उसने जितना निवेश किया है उसको कितना वापस रिटर्न मिला, उत्पाद का मूल्य क्या है। तो उत्पादकता पर भी ध्यान दिया जाना चाहता है, जो निवेश किया है उससे अधिक उसको वापस मिलना चाहिए। अगर वापस उसको मिलता है तो ही व्यवसाय स्थापित हो सकता है। भौतिक व वित्तीय संसाधन, क्योंकि व्यवसाय करने के लिए भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो उन जो भी उसके पास भौतिक और वित्तीय संसाधन है, उन संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, ताकि उनकी अधिक से अधिक कुशलता का उपयोग किया जा सके, उनका अधिक से अधिक यूज किया जा सके, उनका लाभ उठाया जा सके। लाभार्जन, ये तो है ही है उद्देश्य जो आपने देखा, लाभ कमाने के लिए। तो लाभार्जन तो व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि बिना लाभ के व्यवसाय अपने कार्य नहीं कर सकता, अस्तित्व में नहीं रह सकता। तो लाभ कमाना उसका उद्देश्य होता है, क्योंकि उसे दिन प्रतिदिन के खर्चे निकालने होते हैं, उसे अन्य अपनी आय की प्राप्त, अपना खर्चा भी निकालना पड़ता है, अपनी जीविका भी चलानी होती है। तो इसलिए लाभार्जन तो एक मुख्य उद्देश्य है व्यवसाय का। अगर लाभ नहीं है तो व्यवसाय भी अधिक देर तक व्यवसाय जगत में नहीं रह सकता। प्रबल निष्पादन एक विकास, पहले तो क्या था, व्यवसाय का स्तर छोटा था, तो इसलिए प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन अब बड़े बड़े स्तर पर व्यवसाय करने के कारण प्रबंध की आवश्यकता हुई है। तो जो भी प्रबंध है उसका कुशल निष्पादन करना और उनकी सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग करना, यह व्यवसाय का उद्देश्य बन गया है। फिर आता है कर्मचारी निष्पादन एवं मनोरथ। किसी भी संस्था की जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है वो होते हैं उसके कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अगर कर्मचारी संतुष्ट होते हैं तो वह वस्तुओं का अधिक से अधिक कुशलता से उत्पादन करते हैं, अच्छा उत्पादन करते हैं। और जब कर्मचारी वस्तु का अच्छा उत्पादन करते हैं तो वस्तु अच्छी उत्पादित होती है, तो ग्राहक भी अच्छी वस्तु पाकर संतुष्ट होता है। ग्राहक संतुष्ट होता है तो व्यवसाय संतुष्ट होता है। और व्यवसाय का एक उद्देश्य बन गया है कि उसके यहाँ पर जो भी कर्मचारी है वह कुशल हो, योग्य हो और उनकी जो मनोवृत्ति है, जो चाहते हैं उसी के अनुसार उनको मिले। तो आज का व्यवसाय इन कर्मचारियों को भी संतुष्ट करने का उसका उद्देश्य बन गया है। प्रत्येक व्यवसाय यह चाहता है कि उसके यहाँ कार्य करने वाले सभी कर्मचारी संतुष्ट हो, ताकि वो और अच्छे से कार्य कर सके और संस्था अपना मुख्य उद्देश्य जो लाभ कमाना है उसको प्राप्त कर सके। फिर आता है सामाजिक उत्तरदायित्व। चूंकि बताया था कि व्यवसाय जो किया जाता है वह समाज में ही किया जाता है और समाज के द्वारा ही संसाधनों को प्राप्त किया जाता है, और उन संसाधनों को प्राप्त कर वह वापिस आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं बनाकर समाज में ही देता है। तो किसी भी व्यवसाय का जो सामाजिक क्षेत्र है वो बहुत ही मुख्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो अब व्यवसाय समझ गया है कि अगर हमें समाज में रहना है, समाज में रहकर लाभ कमाना है, तो हमें सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वाह करना पड़ेगा। समाज के प्रति हमारे जो भी दायित्व है उन दायित्वों का निर्वाह करना होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जो भी ऑटो अगर बन रहे हैं तो वो इको फ्रेंडली बन रहे हैं। आपने देखा होगा एक आंवला तेल का जो डाबर आंवला शांति आंवला तेल का ऐड आता है, उसमें भी आता है एक कदम शिक्षा की ओर, आप जो भी प्रोडक्ट हमारा बिकेगा उससे अगर हमें जो भी लाभ होगा उस लाभ का 2% हम क्या करेंगे, समाज पर खर्च करेंगे। और अपने कंपल्सरी भी हो गया है कि कोई भी व्यवसाय है उसको अपने लाभ का 2% तो उसे क्या करना है, समाज पे करना के हितों के लिए उसे खर्च करना ही है। तो प्रत्येक व्यवसाय को पता है कि अगर हम अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे तो हम अस्तित्व
जहां पर व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना था, वहां पर अब आधुनिक व्यवसाय में वह बदल गया है। आधुनिक व्यवसाय में मुख्य उद्देश्य लाभ तो है ही है, लेकिन लाभ कमाने के लिए उसे इन सब उद्देश्यों की भी पूर्ति करना आवश्यक है। अगर इन उद्देश्यों को ध्यान में नहीं रखता है तो वह लाभ नहीं कमा सकता, अपना मुख्य उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो व्यवसाय के उद्देश्य और व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य। अब आपके नेक्स्ट है व्यवसायिक जोखिम व उसकी प्रकृति। व्यवसायिक जोखिम क्या होती है? व्यवसाय हमेशा अनिश्चितताओं से भरा होता है। व्यवसाय में लाभ होगा या हानि होगी यह कहा नहीं जा सकता। कभी लाभ के अवसर देखते देखते आपको हानि भी हो सकती है। तो व्यवसाय में हमेशा जोखिम का क्षेत्र विद्यमान रहता है। एक व्यवसाय को हमेशा किसी न किसी जोखिम का भय रहता है, क्योंकि व्यवसाय जो है वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है। तो अब इसमें व्यवसाय जोखिम होती क्यों है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है? तो व्यवसाय जोखिम सबसे पहले बताया था मैंने, अनिश्चितताओं के कारण होते हैं। कब व्यवसाय को किस कारण से हानि हो जाएगी यह आप कह नहीं सकते। आप निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते कि मेरे व्यवसाय को लाभ ही होगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी चली, आपको व्यवसाय में लाभ हो रहा है, लेकिन कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिससे कि आपको क्या हो गई, हानि हो गई। तो जो व्यवसाय जोखिम होती है वह निश्चित नहीं होती है, वह हमेशा जो भी होती है अनिश्चितताओं के कारण ही होती है। दूसरा, जोखिम जो होता है व्यवसाय का अंग होता है। इट मीन्स जोखिम है तो व्यवसाय है, अगर जोखिम नहीं है तो व्यवसाय नहीं। हाँ, जोखिम की मात्रा कम या अधिक हो सकती है, वो आपके व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, लेकिन जोखिम तो सभी में विद्यमान होगा, चाहे व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, उसमें जोखिम का होना कंपल्सरी है। जोखिम उसमें निहित होता ही है। अगर किसी व्यवसाय में जोखिम नहीं है तो आप उसको व्यवसाय नहीं कह सकते। फिर आता है जोखिम मात्रा व्यवसाय की प्रकृति व आधार पर निर्भर करती है। तो बताया था कि जोखिम क्या है, व्यवसाय का अभिन्न अंग है या आवश्यक अंग है, लेकिन हाँ, जोखिम की जो मात्रा होती है वह व्यवसाय के प्रकृति के किस तरह का आपका व्यवसाय है और उसका आकार कैसा है, छोटा है या बड़ा है, तो उस पर निर्भर करता है। फिर जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है। आप व्यवसाय करते हो तो व्यवसाय में जोखिम होता ही है, आप में साहस है, आपने जोखिम उठाया, आपने व्यवसाय स्थापित किया, तो आपको उसका प्रतिफल क्या मिलेगा, लाभ। तो व्यवसाय में जो भी अगर आप जोखिम उठाते हो तो उसको लाभ कहा जाएगा। इसमें ये नहीं है कि अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया जिसमें जोखिम तो बहुत है लेकिन वह कानूनी औपचारिकताओं को पूरा नहीं करता तो उसको व्यवसाय नहीं कहा जाएगा। जोखिम होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ वह जो भी कानूनी औपचारिकताएं आपके सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो व्यवसाय की परिभाषा दी गई है कानून के अंतर्गत, उसमें वह पूरा होना चाहिए, उन शर्तों को उसे पूरा करना चाहिए, वो शर्तें उसमें लागू होनी चाहिए, तभी वह व्यवसाय कहलाएगा। अब आता है व्यवसायिक जोखिमों के कारण क्या है, कि किन किन कारणों से एक व्यवसाय में जोखिम विद्यमान होती है। तो सबसे पहले आती है प्राकृतिक कारण। प्रकृति के द्वारा जिन पर मनुष्य का कोई वश नहीं होता, कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हुई, अकाल पड़ गया, तो वहां पर व्यवसाय को क्या होगा, हानि होगी या व्यवसाय की जो स्थिति है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो जोखिम में जो होती है वो प्राकृतिक कारणों से भी होती है। कहीं पर जैसे आपकी शॉप थी और उस पर बिजली गिर गई, आपने देखा होगा OMG फिल्म देखी होगी, उसमें बताया गया है कि बिजली गिर गई, कि उसका कौन जिम्मेदार, तो कहा जाता है कि ये तो प्राकृतिक कारण था। इसमें तो प्रकृति के द्वारा अगर कोई भी हानि होती है, प्रकृति के द्वारा व्यवसाय को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो उसे प्राकृतिक जोखिम कहेंगे या प्राकृतिक कारणों से होने वाली जोखिम कहेंगे। फिर आता है मानवीय कारण। मानव के द्वारा होने वाली हानि, व्यवसाय को मानव के द्वारा अगर कोई हानि हुई है तो उसे मानवीय कारण या मानवीय जोखिम कहेंगे। जैसे कि कर्मचारियों की हड़ताल हो जाना, कर्मचारियों की बेईमानी, कर्मचारियों का माल चोरी कर लेना, ये सब जो कारण अगर उनसे व्यवसाय को कोई क्षति पहुंची है तो उसे मानवीय कारणों के अंतर्गत रखेंगे। फिर आता है आर्थिक कारण। सरकारी नीतियों में परिवर्तन हो गए, करों में वृद्धि हो गई, तो इससे भी क्या होगा, व्यवसाय में जोखिमें बढ़ेगी। क्योंकि सरकार ने अगर मान लीजिए किसी पड़ोसी देश से कोई व्यवसाय जो है किसी तकनीक, किसी वस्तु का निर्माण कर रहा है, उसकी जो तकनीक है वो पड़ोसी देश से लेता है, या कोई भी सामान बना रहा है उसका जो अंदर का जो ऊर्जा है वो बाहरी देश से ले रहा है, लेकिन उस देश के मध्य और
देश के मध्य में कोई मतभेद हो गए और उनके बीच में जो भी व्यापार था वो बंद हो गया, तो सीधा असर किस पे पड़ेगा? व्यापार पर पड़ेगा, क्योंकि वहां से वह अब उस वस्तु को मंगवा नहीं पाएगा। तो अगर सरकारी नीतियों में कोई परिवर्तन हो जाता है या फिर करों में वृद्धि होती है तो यह आर्थिक कारण कहलाएंगे। तो अगर इनमें भी अगर कुछ परिवर्तन होता है और व्यवसाय को हानि होती है तो वह आर्थिक कारण की जोखिम कहलाएगी। ये तो थी जोखिम की प्रकृति और उसके कारण कि जोखिम में, व्यवसाय में जोखिम क्या होती है और उसकी प्रकृति कैसी और वह किन किन कारणों से होती है। तो 3 कारणों से ही होती है। जब व्यवसायी इन कारणों का पता लगा लेता है और फिर वह जोखिम उठाने की हिम्मत कर लेता है, साहस कर लेता है और निर्णय ले लेता है कि उसे व्यवसाय आरंभ करना है, तो व्यवसाय आरंभ करते समय उसके सामने कुछ प्रश्न आते हैं या कुछ घटक आते हैं कि जब वह व्यवसाय का आरंभ करेगा तो उसमें पहले वह क्या प्रक्रिया होगी, क्या सोचेगा। तो जिसमें सबसे पहले आता है व्यवसाय के स्वरूप का चयन। जब व्यवसाय ने जोखिमें देख ली, उसको पता चल गया हाँ व्यवसाय में जोखिम है, तो अब वह व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है, जो सबसे पहले प्रश्न आएगा व्यवसाय के स्वरूप का चयन। व्यवसाय के स्वरूप आपके आगे आएंगे। व्यापार के अलग अलग स्वरूप होते हैं, जैसे एकाकी व्यापार, साझेदारी, सहकारी संस्था और कंपनी और हिंदू और विभाजित परिवार। ये व्यवसाय के स्वरूप है। इनमें से व्यक्ति कौन से स्वरूप का चयन करेगा? वह एकाकी व्यापार करना चाहता है, वह साझेदारी करना चाहता है, सहकारी संस्था लेना चाहता है, कंपनी के रूप में अपने व्यवसाय को स्थापित करना चाहता है, या फिर हिंदू और विभाजित परिवार के रूप में करना चाहता है। यह व्यवसाय सिर्फ भारत में विद्यमान है, अन्य देशों में नहीं। हिंदू और विभाजित परिवार व्यवसाय जो है वो सिर्फ भारत में पाया जाता है, अन्य देशों में नहीं पाया जाता। तो इसे व्यापार प्रारंभ करने से पहले उसे निर्णय लेना होगा कि वह कौन सा व्यापार करना चाहता है। जब वह स्वरूप का चयन कर लेता है तो फर्म का आकार, मतलब वह किसके, जैसे मान लीजिए अगर वह साझेदारी कर रहा है, कंपनी कर रहा है, तो उसका जो संस्था है व्यवसाय वो किस क्षेत्र में होगी, फर्म कैसी होगी, छोटी होगी या बड़ी होगी। फिर आता है स्वामित्व के रूप का स्वरूप का चयन। स्वामित्व कैसा चाहता है? अगर वह अकेला स्वामी बनना चाहता है तो वह एकाकी व्यापार करेगा कि जो भी लाभ हो रहे वो सिर्फ मुझे होने चाहिए, अन्य व्यक्ति को नहीं होने चाहिए, तो एकाकी करेगा। अगर वह चाहता है कि नहीं 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए ताकि लाभों का वो बंटवारा हो, लेकिन इसके साथ साथ जोखिम का भी बंटवारा हो जाए, तो वह साझेदारी करेगा। और अगर बड़े रूप पर करना चाहता है, अधिक लोगों को वह स्वामित्व देना चाहता है, तो वह कंपनी का स्वरूप धारण करेगा। फिर आता है उद्यम का स्थान। ये सबसे मुख्य होता है कि आप व्यवसाय कहाँ से स्थापित करना चाहते हो, कौन से क्षेत्र में स्थापित करते हो। तो व्यवसाय को स्थापित करने का स्थान उसे चयन करना होगा। फिर आता है प्रतिस्थापन की वित्त व्यवस्था। किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए वित्त बहुत आवश्यक है। व्यवसाय के लिए वित्त को रक्त कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बिना व्यवसाय संभव नहीं है। तो व्यवसाय को स्थापित करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसके दिन प्रतिदिन के खर्चों का भुगतान करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। तो वह वित्त के स्रोत आएंगे आगे तुम्हारे कि कौन कौन से स्रोतों से वह अपने पास से धन लगाना चाहता है या अन्य स्रोतों से प्राप्त करना चाहता है, तो इसके बारे में वह निर्णय लेगा कि वित्त की जो व्यवस्था है वो कहाँ से की जाएगी। फिर आता है भौतिक सुविधा। भौतिक सुविधा वह कि आपने जो मकान, जो स्थान चुना है, वहाँ पर जो भवन होगा उसके अंदर की आधारभूत सुविधा वह कैसी होगी। एक व्यवसाय जो होता है वहाँ पर कम से कम इतनी तो भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आता है तो वहाँ पर आराम से बैठ सकता है या फिर आराम से वहाँ पर वेट कर सकता है। तो भौतिक सुविधाओं का भी ध्यान में रखा जाना बहुत ही आवश्यक है। फिर आता है संयंत्र अभिन्यास। जब आप यह साइड डिसाइड कर लेते हो तो आप अगर प्लांट लेआउट बनाना पड़ता है, नक्शा बनाना पड़ता है मशीनों का कि आपको किस तरह का अभिन्यास चाहिए, उससे पहले ही क्लियर प्लांट लेआउट तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद में आते हैं कि जब आप काम कर व्यवसाय स्थापित कर रहे हो तो आपको काम करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। तो सक्षम, योग्य एवं वचनबद्ध कार्य की
दिया जाता है। उसके साथ ही कर संबंधी योजना भी देखी जाती है कि आप कर की सरकार के द्वारा जो आप उत्पाद का निर्माण करना चाहते हो, व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हो, उसके संबंधी कर क्या है, टैक्सेस संबंधी योजना सरकार की क्या है। फिर आता है जब आप ये सारे कर लेते हो तो सबसे नेक्स्ट आपका सबसे लास्ट जो आपका आता है वह आता है उद्यम प्रवर्तन। इसका मतलब है अब आप व्यवसाय को स्थापित करने के लिए, उसको प्रारंभ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो ये सब करने के बाद जब आप इन सब घटकों का निर्धारण कर लेते हो तो लास्ट में आता है अपना उद्यम प्रवर्तन, मतलब व्यवसाय को स्थापित करना। तो ये था आपका उद्देश्य, व्यवसाय के उद्देश्य, उसके बाद में जोखिम उसकी और उस जोखिम की प्रवृत्ति, जोखिमों के कारण और व्यवसाय का आरंभ। ये आपका हुआ फर्स्ट चैप्टर खत्म। तो इसको आप वापस देखिए, रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर अपन अगली क्लास में